औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक मुबारक अच्छे नाम से जो रहमान रहीम करीम या ज़ुल जलाल वल इकराम है, या हय्यु या क़य्यूम है। युसब्बिहु लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। बेशक कायनात का ज़रा ज़रा आपकी हम्द व सना बयान कर रहा है। मेरा और आपका खालिक मालिक और रब है, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों लामहदूद दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, जिनकी ज़ात बाबरकत की निस्बत हमें कलमा नसीब हुआ और हम एक अच्छे इंसान के तौर पे, एक अच्छे मुसलमान के तौर पे ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अल्लाह मेरा और आपका हमेशा हामी नासर हो और हमें अल्लाह के प्यारे नबी और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलने की हिम्मत, तौफीक और हर तरीके से आल एफर्ट्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चलाने की हिम्मत दे। जेंटलमैन, विद दिस वी स्टार्ट आवर लेक्चर 22। जैसे आपको पता है कि हर लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपसे कोई अच्छी चीज़ शेयर करता हूँ। अच्छा, उस मैसेज के दो एम्स होते हैं जो मैं हर दफ़ा कहता हूँ। पहला एम ये है कि थोड़ी सी अच्छी बात शेयर की जाए, क्योंकि मोमिन का, मुसलमान का हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए। और दूसरी उसकी रीज़न यह है कि मैं अपने आप को सेल्फ अश्योर करता हूँ। आपको अगर मैं कहता हूँ तो फ्रेंकली स्पीकिंग मैं अपने आप को कह रहा होता हूँ, तो मुझे भी इससे तकवीत मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि इंसान का सहारा है। और हमें हमारा एक दूसरे पे हक है ये कि हम पॉजिटिव चीज़ें फैलाएं और पॉजिटिव चीज़ें एक दूसरे को बताएं, गुडनेस पे बिहेव करें। तो इट इज सेड दैट वोंट पुट यू टू इट, गॉड विल नॉट पुट यू टू इट इफ ही कैन नॉट गेट यू थ्रू इट। ये एक प्रॉपर उस हदीस शरीफ का भी, उस अल्लाह की आयत का भी, कुरान शरीफ की आयत का भी मफहूम है कि बेशक अल्लाह ताला किसी नफ्स पे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड नहीं डालता। तो ये सेइंग भी है कि अल्लाह ताला आपको उस रास्ते पे नहीं चलाते जो आपकी कैपेबिलिटी से बाहर हो। सो वी शुड बिलीव इन आवर सेल्फ। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें अल्लाह ने कायनात में अपना नायब बना के भेजा है। तो पहले वो कैपेसिटी देता है, स्किल्स देता है, फिर आपको एक रूट पे चलाता है। तो वी शुड बी बिलीविंग ऑन अल्लाह अलमाइटी and we should be believing on our qualities which have been given to us by Allah Almighty, that we can do everything in the world. दूसरी बात, when you need, God knows. When you ask, God listens. And when you believe, God works. बहुत प्यारी बात, ये समझने वाली बात है। When you need, जब आपकी कौन सी वो ज़रूरत ऐसी है जो मेरे रब को, खालिक को, मालिक का नहीं पता। मेरे और आपके दरमियान की हमारी सोचों से भी ज़्यादा हमारा रब तो शायद से करीब है, रगे जाना से करीब है। व्हेन यू नीड, जब हमें चाहिए, कुछ चाहिए होता है, गॉड नोज, अल्लाह अलमाइटी को पता होता है। व्हेन यू आस्क, अल्लाह लिसन्स, जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह सुनते हैं। एंड व्हेन यू बिलीव, जब हम यकीन करते हैं उस पर, अल्लाह ताला, गॉड वर्क्स, अल्लाह वर्क्स। इसकी मीनिंग ये हुआ कि कहा जाता है कि हदीस शरीफ का मफहूम है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि बेशक अल्लाह ताला हमारे गुमान के मुताबिक हमें नवाजते हैं। लेट्स हैव पॉजिटिव बिलीव्स, लेट्स थिंक पॉजिटिव। अल्लाह अलमाइटी के, या अल्लाह मुझे सक्सेस देगा, अल्लाह मेरी मेहनत का अजर देगा, अल्लाह ही मुझे मेहनत की हिम्मत दे रहा है। अगर मैं उसकी इंसानियत के लिए अच्छा सोच रहा हूँ तो अल्लाह उसमें बरकत डाल देंगे। और अल्लाह, अगर मैं कम्युनिटी के, मुआशरे के बच्चों के लिए वही सोचता हूँ जो अपने बच्चों के लिए सोचता हूँ, तो उसके सदके इंशाल्लाह आई डोंट हैव एनी डाउट कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी ठीक कर देंगे। तो विद दिस जेंटलमैन वी स्टार्ट विद द लेक्चर 22nd as shown. It is the financial statement analysis, principles of accounting पे है ये। Before we move further, मैंने आपसे शेयर किया था कि हम as usual as per pattern हम शुरू में पिछले लेक्चर की, प्रीवियस लेक्चर की समरी शेयर करते होते हैं। What all we read in lecture 21? In lecture 21 we defined financial assets and explained their valuation in the balance sheet. हमने फिनेंशियल एसेट्स की बात की और उनकी बैलेंस शीट में उनकी वैल्यूएशन के मतलब हमने बात की। देन वी आल्सो डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने इस पे बात की। देन वी आल्सो एक्सप्लेन्ड मीन्स ऑफ अचीविंग इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस पे इंटरनल कंट्रोल पे हमने बात की थी, कंट्रोल्स कैसे इफेक्टिव होने चाहिए। और अगर आपको इफ़ यू रिकॉल, तो हमने डिसाइड किया था कि कैश हैंडलर और होगा और कैश का रिकॉर्ड रखने वाला और होगा।
two different individuals with the different capacities and prepared and different job descriptions with different charter of duties. और फिर उसमें हमने डिटेल में बात की थी कि बैंक स्टेटमेंट को जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स हैं, जो हमारी लेजर्स हैं, उससे कैसे टैली करना है, और ये भी एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बंदे का टास्क होना चाहिए. प्रिपेयर्ड अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन एंड एक्सप्लेन इट टू द पर्पस, वो जो मैं बात आपसे अभी कर रहा था. एंड वी आल्सो अकाउंट फॉर द अनकलेक्टेबल रिसीवेबल्स यूजिंग द अलाउंस एंड डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड्स. डायरेक्ट और राइट ऑफ मेथड से रिसीवेबल्स के मतलब हमने बात की थी वो कैसे होनी चाहिए. We also evaluated the liquidity of various financial assets. मुख्तलिफ financial assets की liquidity कैसे होगी, इसको कैसे taken into account किया जाता है और कैसे इसको शेयर किया जाता है, उस पर बात हुई. We also set the accounted for transactions involving marketable securities. जो marketable securities हैं हमने उस पर भी बात की कि उसको कैसे लेके जाना है, किस तरह देखना है और किससे आगे लेके चलना है. Gentlemen, we are starting now. हमने समरी पहले कवर कर ली है. Now we are starting lecture 22. इसमें हमने financial statement analysis की बात करेंगे और let's start with the lecture 22. Basics of financial statement analysis क्या है? सबसे पहले इस पे हम बात करते हैं. Analyzing financial statement involves evaluating three characteristics of a company. Basically company के तीन characteristics को वो देख रही होती है. पहले उसकी liquidity को देख रही होती है, फिर उसकी profitability को देख रही होती है, फिर इट्स सॉल्वेंसी को देख रही होती है. सो इट सीज थ्री थिंग्स, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी. ये तीन चीज़ें कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप देखते हैं तो उस एंटरप्राइज पे फोकस कर रही होती है. अभी कंपैरेटिव एनालिसिस पे जब हम बात करते हैं तो कंपैरेटिव एनालिसिस के तीन मुख्तलिफ टाइप के कंपैरिजन्स होते हैं. वन इज़ दी इंट्रा कंपनी बेसिस. इंट्रा कंपनी बेसिस पे कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होता है उस पर बात होती है. अदर इज द इंटर कंपनी बेसिस. इंटर कंपनी बेसिस पे कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होता है. एंड तीसरा इज द इंडस्ट्री एवरेजेस. इंडस्ट्री एवरेजेस को लिया जाता है कि वो किस तरह बिहेव करती हैं. अभी हम कंपैरेटिव एनालिसिस के तीन टूल्स भी हैं, डिफरेंट, देयर थ्री डिफरेंट टूल्स, वो भी आपके नॉलेज के लिए होना चाहिए. वन इज द हॉरिजेंटल एनालिसिस, एक आप हॉरिजेंटल एनालिसिस करते हैं. सेकंड इज द वर्टिकल एनालिसिस and third is the ratio analysis. So whenever we talk about the comparative analysis, आपसे को पूछे कि उसके कौन से tools हैं, there are three tools for the comparative analysis. One is the horizontal analysis, other is the vertical analysis, and third is the ratio analysis. Concepts underlying financial performance measurements. We will talk about the concepts जो कि financial performance measurement के मतलब यूज होते हैं. पहला है financial statement analysis, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट. इसको कहा जाता है यूज्ड टू शो हाउ आइटम्स इन अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेट टू द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स. जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स के साथ कैसे रिलेट होते हैं. व्हेन एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिसीजन मेकर्स मस्ट जज वेदर द रिलेशनशिप दे फाइंड इन द स्टेटमेंट्स आर फेवरेबल और अनफेवरेबल. उनको देखना चाहिए कि उसको स्टेटमेंट के लिहाज से वो जो डिसीजंस हैं फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं. मैनी फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, लाइफ स्टोर्स एंड लेंडर्स अप्लाई जनरल स्टैंडर्ड्स ऑल रूल ऑफ थंब मेजर्स. रूल ऑफ थंब को किया जाता है टू की फाइनेंशियल रेशोज, और की फाइनेंशियल रेशोज पे वो अप्लाई करते हैं. करंट रेशो है, द हायर द रेशो द मोर लाइकली द कंपनी विल बी एबल टू मीट इट्स लायबिलिटीज. अगर रेशो ज़्यादा है तो कंपनी उतनी ही लाइकली है कि वो उस रेशोज को मीट करे. आ रेशो ऑफ 2:1 दैट इज 2:0 और हायर डिज़ायरेबल. इसको डिज़ायरेबल रेशो है 2:1 या 2:0, वो ज़्यादा डिज़ायरेबल है. करंट लायबिलिटीज टू नेट वर्थ रेशो परसेंटेज, ये क्या चीज़ है. नॉर्मली अ बिजनेस स्टार्ट टू हैव ट्रबल व्हेन दिस रिलेशनशिप एक्सीड्स 80%. अगर ये रेशो 80% से एक्सीड कर दे तो इट मीन्स कि देयर आर द रेड सिग्नल्स इन द बिजनेस. हम बात कर रहे थे जी पास्ट परफॉर्मेंस एंड इंडस्ट्री नॉर्म्स. इंडस्ट्री के नॉर्म्स क्या हैं और पिछली परफॉर्मेंस को किस तरह रिव्यू करना है. कंपेयरिंग फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ द सेम कंपनी ओवर टाइम इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर यूजिंग रूल ऑफ थंब मेजर्स. ये रूल ऑफ थंब के तौर पे लिए जाते हैं जो पुराने उसके मेजर्स हैं. सच अ कंपैरिजन गिव द एनालिसिस सम बेसिस फॉर जजिंग वेदर द मेजर्स और रेशियो इज गेटिंग बेटर और वर्स. पिछले प्रीवियस एक्सपीरियंस का बेनिफिट ये हो जाता है कि उसको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं कि रेशो इंप्रूव हो रही है, स्टैटिक है या नेगेटिव जा रही है.
और परफॉर्मेंस के प्रोफाइल का भी पता चल जाता है, किन दौरों, किन अदवार में, किस टाइम पीरियड में क्या रीजंस थी परफॉर्मेंस बेहतर होने की और डिक्लाइन होने की, कंट्रोलेबल आइटम क्या थे, अनकंट्रोलेबल रीजंस क्या थी उसकी। However, using a company's past performance is not helpful in judging its performance relative to that of other companies. पास्ट परफॉर्मेंस से बाकी कंपनियों की रेलिवेंस नहीं बनती, वो तो उसमें टेक्नोलॉजी आ जाती है, स्किल मैन पावर आ जाती है, इनोवेशन आ जाती है और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। इंडस्ट्री नॉर्म्स शो हाउ अ कंपनी कंपेयर्स with other companies in the same industry, which overcomes some of the limitations of comparing a company's measures over time. ये वो दिखाती है कि इस नॉर्म्स के तहत कि कैसे आप कंपेयर्स करने हैं once you deal with the other companies. However, diversified companies are the conglomerates, large companies that have multiple segments and operate in more than one industry may not be comparable to any other company. जो बाज़ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी मोनोपोली होती है, मल्टीनेशनल होती हैं, वर्सटैलिटी ज़्यादा होती है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी शायद पॉसिबल ना हो टू कंपेयर विद दी अदर कंपनीज। देन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होंगे? द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक कॉरपोरेशंस इंक्लूड रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय ए कॉरपोरेशन। सबसे बड़ा सोर्स तो उसी कॉरपोरेशन की अपनी पब्लिश रिपोर्ट होती है फॉर टू मेक अ रेलेवेंसी और द कंपैरिजन। एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं उनकी, उसको देखा जा सकता है। फिर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उस कंपनी की अपनी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो फिगर आउट हो रही होती हैं। कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश्ड ईच क्वार्टर एंड समटाइम्स ईच मंथ। बाज़ केसेस में वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को, कंपनी के बेनिफिट के लिए, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ ले जाने के लिए एज ए टीम वर्क टू कीप देम इन्फो का एक फ्लो देती है जिसमें कंडेंस्ड स्टेटमेंट्स भी देती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और वो भी इसका हिस्सा होते हैं। हम बात कर रहे थे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में द मेजर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक कॉर्पोरेशन इंक्लूड रिपोर्ट्स फिल्ड इन द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। SEC में जो होता है, जैसे हमारा भी SECP है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन हर मुल्क का अपना होता है। एनुअल रिपोर्ट्स दैट इज फॉर्म 10K, क्वार्टरली रिपोर्ट्स फॉर्म 10Q एंड करंट रिपोर्ट्स दैट इज फॉर्म 8K। Business periodicals and credit and investment advisory services. The Wall Street Journal भी वर्ड ओवर एक पिक्चर देता है, विजिबिलिटी देता है इन चीज़ों की। Moody's स्टैंडर्ड्स ऑफ पुअर एंड Dun and Bradstreet क्या है स्टैंडर्ड्स। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये क्या चीज़ है, इसको कैसे हैंडल किया जाता है, इस पर अभी हम बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में अगर आप इस स्लाइड पे फोकस करें, चेंज सिंस बेस पीरियड क्या होगी इज इक्वल टू दी करंट ईयर अमाउंट, जो करंट ईयर की अमाउंट है, माइनस बेस ईयर अमाउंट, पिछले बेस ईयर की अमाउंट, डिवाइडेड बाय द बेस ईयर अमाउंट। सो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में चेंज सिंस बेस पीरियड क्या होगी? करंट ईयर अमाउंट, बेस ईयर अमाउंट डिवाइडेड बाय द बेस ईयर अमाउंट। फॉर एग्जांपल, एनी कंपनी assume net sales for the year ending December 31 in millions. For example, 2003 में इनका आया 6562, 2002 में आया 6295, 1 में आया 6190, 2000 में itself आया 5786 और 99 में आया 5181। तो गेन इसका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कैसे करेंगे? ये एक केस स्टडी है, ज़रा गौर से देखते हैं। तो गेन इनसाइट इनटू year to year changes analysis use horizontal analysis in which changes from the previous year to the current year are computed in both dollar amounts and percentage. The percentage change is computed as follows. Percentage change जो है that is equivalent to 100 into comparative year amount minus base year amount divided by base year amount. The base year the first year considered in any set of data. Base year उसको क्या देते हैं जो पहला साल होता है, उसमें डाटा में पुट करते हैं। हम बात कर रहे थे, करेंगे अभी ट्रेंड एनालिसिस की। ट्रेंड एनालिसिस क्या है? ट्रेंड एनालिसिस इज वेरिएशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस दैट कैलकुलेट्स परसेंटेज चेंजेस फॉर सेवरल सक्सेसिव ईयर्स इंस्टेड ऑफ फॉर जस्ट 2 ईयर्स। ये पूरा ट्रेंड शो करता है, जो एक नंबर ऑफ ईयर्स का ट्रेंड शो करता है, रादर दैन कि एक पर्टिकुलर ईयर की इंफॉर्मेशन दे हमें। इट यूजेज एन इंडेक्स नंबर टू शो चेंजेस इन रिलेटेड आइटम्स ओवर टाइम। फॉर एन इंडेक्स नंबर the base year is set at 100%, other years are measured in relation to the number। यानी इंडेक्स नंबर में रिलेटेड आइटम्स इस तरह वो प्लेस करता है। फॉर एन इंडेक्स नंबर
द बेस ईयर इज सेट एट 100%, उसको 100% पे बेस ईयर्स को ले जाते हैं. अदर ईयर्स आर मेजर्ड इन रिलेशन टू दैट नंबर, उस नंबर के लिहाज से फिर आगे उनकी कैलकुलेशन या प्लेसमेंट कर दी जाती है. दिस अनदर एनालिसिस जो हमने शुरू में बात किया था टूल है, दैट इज नोन एज द वर्टिकल एनालिसिस. वो कैसे होगा? वर्टिकल एनालिसिस शोज हाउ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेट टू द टोटल फिगर ऑफ द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट के टोटल फिगर से कैसे रिलेट करेंगे. द एनालिसिस सेट्स द टोटल फिगर ऑफ 100% एंड कंप्यूट्स ईच कंपोनेंट्स परसेंटेज ऑफ द टोटल. उसमें से हर कंपोनेंट की 100% में इसके परसेंटेज से कंपेयर किया जाता है. The resulting financial statement, which is expressed entirely in percentage, is called a common size statement. Percentage base पे हो तो उसको common size statement भी कहते हैं. Vertical analysis and common size statement are useful in comparing the importance of specific components in the operations of business and identify important changes in the components from one year to the next. They are often used to make comparisons between companies. अक्सर कंपनी के दरमियान कंपैरिजन के लिए इनको देखा जाता है, इनको इस्तेमाल किया जाता है. वर्टिकल एनालिसिस की बात हम करेंगे अभी. वर्टिकल एनालिसिस क्या है? इट इज़ वन ऑफ द टूल फॉर द कंपैरेटिव एनालिसिस. इट कंप्रेसेस ईच आइटम इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए परसेंट ऑफ ए बेस अमाउंट, टोटल एसेट्स आर नेट सेल्स. फॉर एग्जाम्पल, नीचे फॉर द फर्दर क्लैरिटी इस स्लाइड पे के नीचे थोड़ा सा फोकस करें. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी हो, कंसिडर्ड बैलेंस शीट पार्शियल है उसकी, दिसंबर इन मिलियंस. एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में एसेट्स हैं, देन उसका ईयर वाइज है कि जो उसकी अमाउंट क्या है, परसेंट क्या है, फिर अगले साल की 2001 की अमाउंट क्या है, परसेंट क्या है. फॉर एग्जाम्पल एसेट्स में आए, करंट एसेट्स जो हैं अमाउंट है उसकी 1496 29.6%, और 2001 में जाएँ तो उसकी अमाउंट है 1467 30.1% बनती है. कैपिटल एसेट्स में जाएं 2888 है 2002 में और 57.2% है. 2001 में है 2733 56.9% है. अदर एसेट्स, बाकी एसेट्स जो हैं 666 है इसमें 2002 में और 13.2% अमाउंट परसेंटेज में है. 2001 में जो है 636 है और परसेंटेज की शेप में 13% है. सो टोटल एसेट्स जो हैं 5051 ये बन गए और 100% है इस केस में. दूसरे केस में 4837% है. सो आपको 2001 और 2002 की बड़ी क्लैरिटी आ गई उसको कंपैरिजन में देखते हुए. फिनेंशियल रेशियो एनालिसिस ये दूसरा अनदर टूल है. फिनेंशियल रेशियो एनालिसिस आइडेंटिफाइज की रिलेशनशिप्स बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है. Investors and creditors use profit margin to evaluate companies' ability to earn a satisfied income, that is profitability. They use assets turnover to determine whether the company uses assets in a way that maximizes revenue, total asset management. Their combined effect is overall earning power, that is in turn on assets. Liquidity is a company's ability to pay bills when they are due and to meet unexpected needs for cash. To evaluate a company's liquidity, analysts compute cash flows, yield cash flows to sales, cash flows to assets and to free cash flows. Financial risk refers to a company's ability to survive in good times and bad times. Ratios related to financial risk include debit to equity, return on equity and interest to coverage. ये दोनों की वो रेशोज हैं जो देखती है वो. एवेलुएटिंग ऑपरेटिंग एसेट्स मैनेजमेंट. ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट को कैसे एवेलुएट करेंगे एंड मार्केट स्ट्रेंथ विद द रेशोज. मार्केट स्ट्रेंथ को देखा जाता है. द ऑपरेटिंग साइकिल स्पैन्स टाइम टेक्स टू परचेज इन्वेंट्री, सेल इट एंड collect for it. The financial cycle, the periods between the time a supplier must be paid and the end of the operating cycle defines how much financing the company must have to support the operations. एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए कितनी फाइनेंशियल हेल्थ होनी चाहिए एंटरप्राइज की. बिकॉज डेबिट इंक्रीजेज एज कंपनीज रिस्क, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप द फाइनेंसिंग पीरियड एट ए मैनेजेबल लेवल. मैनेजेबल लेवल पे होना चाहिए, विद इन कंट्रोल होना चाहिए और विद इन गुड इंडिकेटर्स होना चाहिए. Ratios that measure operating assets management include inventory turnover, days inventory on hand, receivable turnout, days sales uncollected, payable turnovers and days payable
and current and quick ratios. It is the evaluating operating asset management and the market strength with the ratios. Market price is the price at which stock is bought and sold. ये वो प्राइस होती है जिस पे स्टॉक खरीदा जाता है और बेचा जाता है. It must be related to the earnings by considering the price earnings P ratio and the dividend yield, और dividend yield को भी साथ लिया जाता है. Financing period, ये एक दूसरी टर्म है. The financing period is computed by deducting the days payable from the operating cycle, days inventory on hand plus days sales uncollected. जो उस दिन की इन्वेंट्री है और जो सेल्स अनकलेक्टेड है उसको देखा जाता है. रेशियो एनालिसिस में अगर हम आगे आएं तो डिफरेंट रेशियोज की अभी हम बात करेंगे. ये बहुत क्रिटिकल होती है फाइनेंशियल हेल्थ डिटरमिन करने के लिए कि वेयर वी स्टैंड. फर्स्ट इज द लिक्विडिटी रेशियोज. इट मेजर्स शॉर्ट टर्म एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू पे इट्स मैच्योरिंग ऑब्लिगेशन एंड टू मीट अनएक्सपेक्टेड नीड्स ऑफ द कैश. अनएक्सपेक्टेड नीड्स को मीट करने के लिए कैश की ये कितनी हेल्थ है. कैन द एंटरप्राइज पे इट, डू दे हैव दैट मच एसेट्स. Profitability ratio measures the income or operating success of an enterprise for a given period. Given time के लिए जो उसकी profitability ratio है वो उसको करती है. For example, revenues में से जब expense निकालें तो obviously net income आएगी. Solvency ratio measures the ability of the enterprise to survive over a long period of time. Solvency क्या होती है? उसकी capacity to survive, उसकी capacity to live even with that health. तो इट मेजर द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू सर्वाइव ओवर अ लॉन्ग पीरियड. ये सॉल्वेंसी रेशो कही जाती है. वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विडिटी रेशोज, जो कि लिक्विडिटी रेशोज हैं डिफरेंट, उन पे हम बात कर रहे हैं. पहली है करंट रेशो, फिर है एसेट टेस्ट रेशो, फिर है कैश करंट डेबिट कवरेज रेशो. देन वी हैव रिसीवेबल्स टर्नओवर. रिसीवेबल्स टर्नओवर क्या है? देन वी हैव द कलेक्शन पीरियड पे बात होती है. देन वी हैव द इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है उस पर बात होती है. देन वी हैव डेज सेल्स इन इन्वेंट्री, उस दिन की डे की सेल क्या है इन्वेंट्री की, उस पर बात होती है. करंट रेशो और क्विक रेशो, इसके कंसेप्ट पे बात करते हैं. द करंट रेशो मेजर्स शॉर्ट टर्म डेबिट पेइंग एबिलिटी बाय कंपेयरिंग करंट एसेट विद द करंट लायबिलिटीज. करंट रेशो है क्या? करंट एसेट्स को जब करंट लायबिलिटीज के साथ कंपेयर किया जाता है तो इट बिकम्स द करंट रेशो. इसका एम क्या है? इट मेजर्स द शॉर्ट टर्म डेबिट पेइंग के डेबिट पेइंग एबिलिटी, हेल्थ, डेबिट पेइंग कैपेसिटी उस एंटरप्राइज की या ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस यूनिट की क्या है. द अदर वन इज द क्विक रेशो. इट डिफर्स फ्रॉम द करंट रेशो इन दैट द न्यूमरेटर ऑफ द क्विक रेशो एक्सक्लूड्स इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. ये जो इसका न्यूमरेटर है इन्वेंट्रीज को भी ले लेते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी क्विक रेशो जो है वो कैटर फॉर कर लेती है. देन वी हैव करंट रेशो में फॉर एग्जांपल मेजर्स शॉर्ट टर्म डेबिट पेइंग एबिलिटी. हमने बात की थी करंट रेशो की. मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? करंट रेशो इज इक्वल टू द करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. मैंने पहले आपसे बात की थी. एसेट टेस्ट रेशो क्या है? एसेट टेस्ट रेशो है इट मेजर्स इमीडिएट शॉर्ट टर्म डेबिट पेइंग एबिलिटी. इमीडिएट शॉर्ट टर्म डेबिट पेइंग एबिलिटी को इंडिकेट करती है एसेट टेस्ट रेशो. एसेट टेस्ट रेशो इज कैश प्लस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स प्लस नेट रिसीवेबल्स divided by the current liabilities. हम बात कर रहे थे जी कैश करंट डेबिट कवरेज रेशो. कैश करंट डेबिट कवरेज रेशो, ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है एक एक लफ्ज, क्योंकि ऐसी फाइनेंशियल हेल्थ सर्टेन होती है. इट मेजर्स शॉर्ट टर्म डेबिट पेइंग एबिलिटी, दैट इज द कैश बेसिस पे शॉर्ट टर्म अगर हम डेबिट क्या होगी, हमारी कैपेसिटी क्या होगी, एबिलिटी क्या है कैश बेसिस पे, तो वो कैसे आएगी. इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है नीचे इसी स्लाइड पे दिया हुआ है. कैश करंट डेबिट कवरेज रेशो इज इक्वल टू कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ कैश हमें मिलता है वो, एंड डिवाइडेड बाय द एवरेज करंट लायबिलिटीज को जब तकसीम करें उस पर तो ये निकल आती है. सो कैश करंट डेबिट कवरेज रेशो कम्स कैश प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं उसका जो कैश है, डिवाइडेड बाय एवरेज करंट लायबिलिटीज, जो मेरी करंट लायबिलिटीज है, इन दोनों को जब डिवाइड कर देते हैं तो कैश करंट डेबिट रेशो जो है वो आ जाती है. रिसीवेबल टर्नओवर एंड डे सेल्स अनकलेक्टेड, ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है और फिनांस के लिए, अकाउंटिंग स्टेटमेंट के लिए बड़ा खास तौर पे यूज होता है. सो वी टॉक अबाउट दिस. व्हाट आर द रिसीवेबल्स टर्नओवर एंड डे सेल्स का अनकलेक्टेड, और उस दिन की डे सेल्स अनकलेक्टेड सेल्स कौन सी है. पहले हम बात करते हैं जी रिसीवेबल्स टर्नओवर. रिसीवेबल टर्नओवर क्या है? इट मेजर्स द रिलेटिव साइज
ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसीज की जो इफेक्टिवनेस है उसको मेजर करती है। डेज सेल अनकलेक्टेड क्या है? इट मेजर्स द एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक्स टू कलेक्ट द रिसीवेबल्स। रिसीवेबल को कलेक्ट करने के लिए एवरेज नंबर ऑफ डेज जो होते हैं वो है ये। हम बात कर रहे थे जी रिसीवेबल टर्नओवर की बात हो रही। क्या रिसीवेबल टर्नओवर क्या है? इट मेजर्स द लिक्विडिटी ऑफ द रिसीवेबल। जो हमारे रिसीवेबल्स हैं उनकी लिक्विडिटी क्या है उसको मेजर करती है बेसिकली। इसका एम ये है और इसका मैथमेटिकल फार्मूला जैसे हमें दिखाया गया स्लाइड पे, रिसीवेबल टर्नओवर इज इक्वल टू द नेट क्रेडिट सेल। जो भी हमारी नेट क्रेडिट सेल्स हुई हैं डिवाइडेड बाय द एवरेज नेट रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज नेट रिसीवेबल्स जो हैं उसको अगर हम तकसीम करेंगे तो रिसीवेबल टर्नओवर की रेशो आ जाएगी हमारे पास। देन इज द कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड क्या है उस पर बात करते हैं। इट मेजर्स नंबर ऑफ डेज रिसीवेबल आर आउटस्टैंडिंग। इट मेजर्स नंबर ऑफ डेज रिसीवेबल्स आर आउटस्टैंडिंग। रिसीवेबल्स कितने दिन आउटस्टैंडिंग रहे, जितने देर कलेक्ट नहीं की गए, उसको कलेक्शन पीरियड का नाम दिया जाता है। कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 365 डेज हैं पूरे साल के, डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर जो भी होगा उसको डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास कलेक्शन पीरियड आ जाएगा। Now we would like to know about the inventory turnover and days inventory on hand। कि inventory turnover क्या है और days inventory on hand क्या है, इस पे हम बात करेंगे। Inventory turnover measures the relative size of the inventories। और relative inventory का size measure करती है inventory turnover। और days inventory on hand और एक दिन की inventory on hand क्या है उस पे बात करते हैं। It measures the average number of days that it takes to sell inventory। कि एक पर्टिकुलर इन्वेंट्री को सेल आउट करने के लिए कितने नंबर ऑफ डेज लगते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर मेजर्स लिक्विडिटी ऑफ द इन्वेंट्री। बेसिकली इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो इन्वेंट्री की लिक्विडिटी को मेजर करती है। इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू द कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी गुड्स सोल्ड हुई उनकी कास्ट डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेंट्री, उसको लेते हैं जी। पेबल्स टर्नओवर एंड डेज पेबल। पेबल टर्नओवर क्या होते हैं और डेज पेबल क्या होते हैं, इस पे हम बात करेंगे। Payable turnover measures the relative size of accounts payable and the credit terms extended to a company। जो एक पर्टिकुलर कंपनी को क्रेडिट टर्म्स एक्सटेंड किए जाते हैं, जो रिलेटिव उनकी पेबल चीजें होती हैं वो है ये। देन दी डेज पेबल। डेज पेबल क्या है? इट मेजर्स दी एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक्स टू पे अकाउंट्स पेबल। कि अकाउंट्स पेबल कितने दिनों में पे हो जाएंगे, कितने दिन लेंगे, तो उस लिहाज से डेज पेबल। डेज सेल्स इन इन्वेंट्री। डेज की सेल क्या है पर्टिकुलर इन्वेंट्री। जैसे हमने कलेक्शन पीरियड के डेज निकाले थे ना, तो सेल इन इन्वेंट्री कैसे होगी? बेसिकली डेज सेल्स इन इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? इट मेजर्स द नंबर ऑफ डेज इन्वेंट्री इज ऑन हैंड। ये उन दिनों की बात कर रही है जितने दिन इन्वेंट्री हमारे हाथ में है। इट इज इन द वेयर हाउस और स्टोर। डेज इन इन्वेंट्री इज इक्वल टू 365 डेज डिवाइडेड बाई साल के वो दिन होते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर, जो इन्वेंट्री टर्नओवर पे इनको तकसीम करेंगे तो वो चीज निकल आएगी। नो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। पहले हमने दूसरी करंट रेशोज की बात की, अभी हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज की डिफरेंट बात करते हैं कि कौन कौन सी रेशोज होती हैं। ये एकेडमिकली मार्जिन वाइज आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा इन सारी रेशोज पे, क्योंकि अगर जब भी कोई आपसे असाइनमेंट दे एज अकाउंटिंग ऑफिसर, एज अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज को कैसे सर्टन करते हैं। पहली चीज है जी प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन, फिर ग्रास प्रॉफिट मार्जिन, ये दूसरी चीज है जो रेशो है इसकी डिफरेंट। देन इज द कैश रिटर्न ऑन सेल्स। कैश रिटर्न ऑन सेल्स है। फिर एसेट टर्नओवर है। एसेट टर्नओवर क्या होता है? देन द रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है? देन द रिटर्न ऑन कॉमन शेयर होल्डर्स लिक्विडिटी। कि कॉमन शेयर होल्डर की लिक्विडिटी पे क्या रिटर्न दिया जा रहा है। देन इज द बुक वैल्यू पर शेयर। शेयर की पर शेयर क्या बुक वैल्यू सर्टेन हो रही है। देन द कैश फ्लो पर शेयर कैश फ्लो क्या होगी। देन अर्निंग पर शेयर ईपीएस पर शेयर अर्निंग क्या है। देन दी प्राइस अर्निंग दैट इज पीई रेशो। देन इज दी पे आउट रेशो एंड देन दी इज दी डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या है, सबका 1 by 1 पता चलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज की जब भी बात की तो हमने प्रॉफिट मार्जिन की बात की थी। प्रॉफिट मार्जिन बेसिक चीज है और सबसे अहम चीज है। इट शेयर्स व्हाट अगर आपसे कोई पूछे व्हाट प्रॉफिट मार्जिन व्हाट डज इट मीन, वी वुड से इट मेजर्स नेट इनकम जनरेटेड बाय ईच डॉलर ऑफ सेल। हर सेल के बाद जो नेट इनकम जनरेट होती है उसको प्रॉफिट मार्जिन कहा जाता है। प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू दी नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट इनकम को जब नेट सेल से डिवाइड कर दिया जाता है तो प्रॉफिट मार्जिन निकल आता है।
देन इज द प्रॉफिट मार्जिन एंड एसेट टर्नओवर। प्रॉफिट मार्जिन और एसेट टर्नओवर क्या है? प्रॉफिट मार्जिन मेजर्स द नेट इनकम प्रोड्यूस्ड बाय ईच डॉलर ऑफ सेल्स। हर डॉलर की सेल के बाद जो नेट इनकम प्रोड्यूस हुई उसको प्रॉफिट मार्जिन कहा जाता है। एसेट टर्नओवर मेजर्स हाउ एफिशिएंटली एसेट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सेल्स, कि कितने एफिशिएंटली एसेट्स का यूज होता है टू प्रोड्यूस दी सेल्स या दी प्रोडक्ट्स। हम बात कर रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है? इट मेजर्स मार्जिन बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जनरेटेड बाय ईच डॉलर ऑफ सेल्स। मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। इट मेजर्स मार्जिन बिटवीन सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस का मार्जिन है, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जनरेटेड बाय ईच डॉलर ऑफ सेल, हर डॉलर ऑफ सेल के साथ जो है वो है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मैथमेटिकली कैसे निकाला जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड बाय जब नेट सेल्स पे कर दिया तो ये निकल आता है आपको। देन वी हैव अनदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, आपको पढ़ा होगा, आपने याद है शुरू में, दैट इज द कैश रिटर्न ऑन सेल्स। कैश रिटर्न ऑन सेल्स, इट मेजर्स नेट कैश फ्लो जनरेटेड बाय ईच डॉलर ऑफ सेल्स। नेट कैश फ्लो जनरेटेड बाय ईच डॉलर ऑफ सेल, हर डॉलर की सेल के साथ जो होती है वो है। कैश रिटर्न ऑन सेल्स इज इक्वल टू दी नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उनसे नेट कैश जो मिलता है, और नेट सेल्स, और उसमें जो नेट सेल्स हैं वो निकलती हैं। कैश फ्लोज टू सेल्स एंड कैश फ्लोज टू एसेट्स। सेल्स को कैश फ्लो क्या है और एसेट्स को कैश फ्लो क्या है वो देखते हैं। कैश फ्लो टू सेल्स, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू जनरेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू जनरेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। ये है कैश फ्लोज टू सेल्स एंड कैश फ्लोज टू एसेट्स। देन कैश फ्लोज टू एसेट क्या है? इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ एसेट्स टू जनरेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। एबिलिटी ऑफ एसेट्स, इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ एसेट्स टू जनरेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। एसेट टर्नओवर, ये एक और रेशियो है, दैट इज नोन एज एसेट टर्नओवर। इट मेजर्स हाउ एफिशिएंटली एसेट्स आर यूज्ड टू जनरेट सेल्स। एसेट्स जो हैं सेल्स को जनरेट करने के लिए कैसे यूज होते हैं। एसेट टर्नओवर में क्या आता है? नेट सेल्स, नेट सेल्स क्या है, और दूसरी एवरेज टोटल एसेट्स क्या हैं, उनसे डिवाइड किया जाता है। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स, इट मेजर्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स का मीनिंग है इट मेजर्स ओवरऑल profitability of the assets. Return on assets is equivalent to the net income divided by the average total assets, जो भी average total asset है ये वो है। Return on assets and cash flow yield, return on assets and cash flow yield, ये इसको देखते हैं। Return on assets measures a company's overall earning power और profitability, उस कंपनी की ओवरऑल अर्निंग पावर और प्रॉफिटेबिलिटी को देखती है। कैश फ्लो यील्ड, इट मेजर्स द एबिलिटी टू जनरेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इन रिलेशन टू नेट इनकम। नेट इनकम के रिलेशन जो कैश फ्लोज जनरेट होते हैं ये उसको डील करती है। अगली जो बड़ी अहम बात है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कैश फ्लो जनरेट में दूसरी चीज़ों में, वो है रिटर्न ऑन कॉमन शेयर होल्डर्स इक्विटी। रिटर्न ऑन कॉमन शेयर होल्डर्स इक्विटी। कॉमन शेयर होल्डर की जो रिप्यूट है, जो बातचीत है, जो मार्केट है, इट ओवरऑल काउंट्स द रेपुटेशन ऑफ द इंटरप्राइज बिजनेस यूनिट की करती है। इसको कैसे, व्हाट इज इट कि रिटर्न ऑन, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज रिटर्न ऑन कॉमन शेयर होल्डर इक्विटी, क्या आप कहेंगे? आप कहेंगे इट इज द मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कॉमन शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट। जो भी कॉमन पर्सन ने शेयर इन्वेस्ट किया उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, उसकी मेजरमेंट है। रिटर्न ऑन कॉमन शेयर होल्डर इक्विटी इज इक्वल टू द नेट इनकम, जो भी नेट इनकम हुई उस एंटरप्राइज की, डिवाइडेड बाय द एवरेज कॉमन शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो उसकी इक्विटी थी इंडिविजुअल की उस पर हमने डिवाइड कर दिया। देन दी बुक वैल्यू पर शेयर, अक्सर हम बात सुनते हैं, आप भी जिक्र सुनते होंगे जी, वो कहते हैं जी बुक वैल्यू पर शेयर ये निकली। तो बुक वैल्यू पर शेयर इट मेजर्स द इक्विटी नेट एसेट्स पर कॉमन शेयर, कि नेट एसेट जो है पर कॉमन शेयर कितने निकले हैं। बुक वैल्यू पर शेयर इज द कॉमन शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कॉमन शेयर, जितने भी कॉमन शेयर से उसको उस पर डिवाइड कर देते हैं। जेंटलमैन, अभी हम बात करेंगे कैश फ्लो पर शेयर। कैश फ्लो पर शेयर क्या है उस पर बात होगी। इट मेजर्स द नेट कैश फ्लो पर कॉमन शेयर। हर कॉमन शेयर की पर कॉमन शेयर कैश फ्लो क्या है वो है उसकी मेजर है। कैश फ्लो पर शेयर इट इज द नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑल एक्टिविटीज, जो भी नेट कैश है प्रोवाइडेड बाय ऑल एक्टिविटीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कॉमन शेयर, जो भी कॉमन शेयर्स हैं उन पे ये डिवाइड कर दिया जाता है।
देन इज द अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस कहा जाता है जी इसको। अर्निंग्स पर शेयर क्या है? इट मेजर्स द नेट इनकम अर्नड ऑन ईच कॉमन शेयर। हर कॉमन शेयर पे जो नेट इनकम अर्न की जाती है उसको अर्निंग्स पर शेयर का नाम दिया जाता है। मैथमेटिकली ये क्या होता है? नेट इनकम को डिवाइड कर दिया जाता है, नंबर ऑफ कॉमन शेयर पे हम डिवाइड कर देते हैं तो ईपीएस निकल आती है, अर्निंग पर शेयर आ जाती है। इट आल्सो शोज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ दैट, प्रॉफिटेबिलिटी हेल्थ ऑफ दैट एंटरप्राइज आर द बिजनेस यूनिट। प्राइस अब्लिक अर्निंग एंड डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या है, प्राइस अब्लिक अर्निंग क्या है, इस पे बात करते हैं। प्राइस अब्लिक अर्निंग इज द रेशियो ऑफ द मार्केट प्राइस पर शेयर टू अर्निंग्स पर शेयर। मार्केट पर प्राइस क्या है, पर शेयर क्या है, और अर्निंग पर शेयर क्या है, उसकी वो रेशियो है। डिविडेंड यील्ड क्या है? डिविडेंड यील्ड मेजर्स द स्टॉक ऑफ करंट रिटर्न टू एन इन्वेस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड्स। डिविडेंड्स की फॉर्म में जो इन्वेस्टर का रिटर्न है होता है वो है ये। प्राइस अर्निंग्स रेशियो, दैट इज पी, इट मेजर्स रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस पर शेयर एंड द अर्निंग्स पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है और अर्निंग्स पर शेयर क्या है, ये इसको रिफ्लेक्ट करती है। प्राइस अर्निंग रेशियो आती है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स पर शेयर अर्निंग्स क्या हो रही हैं। हम बात कर रहे थे जी पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो क्या है उस पर बात करते हैं। इट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड्स। कैश डिविडेंड्स की फॉर्म में जो अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट की होती हैं उसको पे आउट रेशियो कहते हैं। पे आउट रेशियो मैथमेटिकली क्या होगी? इट सेज कैश डिविडेंड्स, जो भी कैश डिविडेंड्स हैं, डिवाइडेड बाय नेट इनकम। जो अगर इसको नेट इनकम पे हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें हमारे पास पे आउट रेशियो आ जाएगी। देन इज द डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या है? बहुत अहम कंसेप्ट है, इस पे प्लीज फोकस कीजिएगा कि व्हाट इज डिविडेंड यील्ड। इट मेजर्स द रेट ऑफ रिटर्न अर्न फ्रॉम द डिविडेंड्स। जो भी डिविडेंड से रेट ऑफ रिटर्न अर्न हुआ है उसको डिविडेंड यील्ड कहा जाता है। डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू दी कैश डिविडेंड्स पर शेयर। कैश डिविडेंड्स पर शेयर कितने हैं? डिवाइडेड बाय दी शेयर प्राइस। शेयर प्राइस को उसको तकसीम कर दिया जाता है। हमने डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे बात की इन डिटेल, सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के वन बाय वन डिफाइन किया। तीसरी टाइप ऑफ जो रेशियोज थी हमने बात की थी शुरू में, दैट इज दी सॉल्वेंसी रेशियोज। कि ये सॉल्वेंसी रेशियोज कौन कौन सी हैं, इस पे बात करते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो में आ जाती है जी डेबिट टू टोटल एसेट रेशियो। डेबिट टू टोटल एसेट रेशियो इज 1। देन इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। देन इज द कैश इंटरेस्ट कवरेज। कैश इंटरेस्ट कवरेज क्या है वो आ जाती है। देन इज द कैश टोटल डेबिट कवरेज। कैश टोटल डेबिट कवरेज क्या है? ये चार किस्म की चीजें आ जाती हैं जो सॉल्वेंसी रेशियो के डोमेन में आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जरा गौर कीजिएगा, डेबिट टोटल एसेट्स। आप गौर करें तो आपने देखा एंटरप्राइज या बंदा कितना दबा हुआ है डेबिट के वर्ड के नीचे। इट इज ऑलमोस्ट रियलिटी, इससे भी कहीं टफ है, कहीं इससे नमकीन और सॉल्टेज है रियलिटी। सो डेबिट टू टोटल, इट इज हार्ड टू बेयर अ डेबिट। डेबिट टू टोटल एसेट्स, इट मेजर्स 100% ऑफ टोटल एसेट्स प्रोवाइडेड बाय द क्रेडिटर्स। डेबिट टू टोटल एसेट रेशियो इज इक्वल टू द टोटल लायबिलिटीज एंड डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट्स। डेबिट टू इक्विटी रेशियो एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। डेबिट टू इक्विटी रेशियो क्या है और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है उस पर बात करते हैं। द डेबिट टू इक्विटी रेशियो शोज द अमाउंट ऑफ एसेट्स प्रोवाइडेड बाय द क्रेडिटर्स इन रिलेशन टू द अमाउंट प्रोवाइडेड बाय द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, द डेबिट इक्विटी रेशियो शोज द अमाउंट ऑफ एसेट्स प्रोवाइडेड बाय द क्रेडिटर्स इन रिलेशन टू द अमाउंट प्रोवाइडेड बाय द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स के साथ जो उनको होते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? इट मेजर्स द रिटर्न ऑन स्टॉक होल्डर्स। जो स्टॉक होल्डर्स का रिटर्न है वो आती है ये। अगली रेशियो जिस पे हम बात कर रहे थे वो दैट इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का हिस्सा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इट मेजर्स एबिलिटी टू मीट इंटरेस्ट पेमेंट एज दे कम ड्यू। इंटरेस्ट की पेमेंट है जो ही वो ड्यू हो जाए। इंटरेस्ट कवरेज इज इनकम बिफोर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस। इनकम टैक्स एक्सपेंस क्या था और इनकम बिफोर इंटरेस्ट क्या थी, डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस से इनको तकसीम कर दिया जाता है। हम बात कर रहे थे कैश इंटरेस्ट कवरेज। कैश इंटरेस्ट कवरेज क्या है उस पर बात करते हैं। इट मेजर्स कैश अवेलेबल टू मीट इंटरेस्ट पेमेंट्स एज दे कम ड्यू। ये वो इट मेजर्स कैश अवेलेबल, जो कैश अवेलेबल होता है, कितना कैश अवेलेबल है फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, टू मीट द इंटरेस्ट पेमेंट्स एज दे कम ड्यू, जो ही वो ड्यू हो जाती हैं कैश बेसिस, कैश के बेसिस पे। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे कैश इंटरेस्ट कवरेज को? इनकम बिफोर इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, दैट इज EBITDA, डिवाइडेड बाय
इंटरेस्ट एक्सपेंस, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे ये रेशो निकल आएगी इस पे। देन इज दी कैश टोटल डेबिट कवरेज। कैश टोटल डेबिट कवरेज क्या होती है? इट मेजर्स लॉन्ग टर्म डेबिट पेइंग एबिलिटी, दैट इज कैश बेसिस। लॉन्ग टर्म डेबिट कैसे आप पे कर सकते हैं उसकी। कैश टोटल डेबिट कवरेज रेशो, नेट कैश प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश डिवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिवाइडेड बाय द एवरेज टोटल लायबिलिटीज जो हैं वो ये शो करती हैं। फ्री कैश फ्लो अगला कंसेप्ट है। फ्री कैश फ्लो है क्या? फ्री कैश फ्लो इज अ मेजर ऑफ कैश रिमेनिंग आफ्टर प्रोवाइडिंग द कमिटमेंट्स। सारी कमिटमेंट्स को जब आप पूरा कर दें कैश से और जो एंड पे जो कैश बचता है दैट इज ए फ्री कैश फ्लो, उसकी मेजर जो है वो है ये। इंटरेस्ट कवरेज क्या है? दिस इज अनदर कंसेप्ट। द इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज अ सप्लीमेंट्री रेशो दैट मेजर्स द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन क्रेडिटर्स हैव फ्रॉम डिफॉल्ट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स। डिफॉल्ट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए जो उन्होंने डिग्री की हुई है ये वो है। द इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज अ सप्लीमेंट्री रेशो दैट मेजर्स द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन क्रेडिटर्स हैव फ्रॉम द डिफॉल्ट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। जो डिफॉल्ट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो है इंटरेस्ट कवरेज। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, अभी बहुत ही अहम कंसेप्ट है, इस पर जरा फोकस कीजिएगा कि फाइनेंशियल एनालिसिस की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, उस पर हम जरा बात करेंगे। इट्स अ कंसेप्चुअल अकाउंटिंग के लिए फॉर द लॉन्ग रन इज नेसेसरी। इसमें काफी लिमिटेशंस हैं जी। पहली लिमिटेशन है एस्टिमेट्स। अमूमन एस्टिमेट्स रियलिस्टिक नहीं होते, एस्टिमेट्स में थोड़े एरर्स होते हैं जिसकी वजह से इसमें फाइनेंशियल एनालिसिस में थोड़ी सी एरर्स आने के चांसेस होते हैं। देन एक हिस्टोरिकल कास्ट होती है, हिस्टोरिकल कास्ट डिफरेंट होती है करंट कास्ट से, इसके भी एरर्स होते हैं। देन इज दी अल्टरनेटिव अकाउंटिंग मेथड्स, डिफरेंट अल्टरनेटिव अकाउंटिंग मेथड्स होते हैं। फिर एटिपिकल डाटा होता है, वो उसका भी फैक्ट्स इस पे आ जाते हैं। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस, डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन की जो रीजन हैं वो भी उसकी लिमिटेशन फाइनेंशियल एनालिसिस में डाल देती हैं और उसको सीवियरली अफेक्ट करती हैं। एवेलुएटिंग क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, पहली बात तो यह है क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स को कैसे एवेलुएट किया जाता है। एज ए फाइनेंशियल अकाउंट्स के बंदे या अकाउंट्स की अंडरस्टैंडिंग रखने वाले विजिबिलिटी कैसे करेंगे कि क्वालिटी ऑफ अर्निंग क्या है, किस तरह विजिबिलिटी होगी। इसको हम देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स रेफर्स टू द सब्सटेंस ऑफ अर्निंग्स एंड देयर सस्टेनेबिलिटी इनटू फ्यूचर पीरियड्स। बेसिकली सब्सटेंस क्या है, अर्निंग का सब्सटेंस क्या है और उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है फ्यूचर में, इसको क्वालिटी ऑफ अर्निंग कहा जाता है। इट इज अफेक्टेड बाय द अकाउंटिंग मेथड। अकाउंटिंग मेथड क्या है जो आपने फॉलो किया? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, पहला मेथड कौन सा था अकाउंटिंग जिसके तहत आपने किया, फिर आपने एस्टिमेट्स रियलिस्टिक लगा लिए, इन्फेक्टेड लगा लिए, अंडररेटेड लगा लिए, ओवररेटेड लगा लिए, कैसे एस्टिमेट किए उस पे। एंड तीसरा वन टाइम आइटम्स के वन टाइम आइटम के तौर पे वन टाइम आइटम्स का कॉन्सेप्ट रखा जाता है। डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन नेट इनकम। अगर आप डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड लेंगे तो उसके इनकम पे डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे और डिफरेंट इफेक्ट्स आएंगे, बिकॉज हर अकाउंटिंग मेथड्स की अपनी लिमिटेशंस हैं, अपने उसके पॉजिटिव्स हैं और अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। वी आर कवरिंग दी एवेलुएटिंग द क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स पे बात हो रही थी कि क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स क्या है। द लैटिट्यूड दैट कंपनीज हैव इन देयर चॉइस ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स कुड कॉज प्रॉब्लम इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स where it is not the convenience, full disclosure and consistency. Full disclosures क्या है? Full disclosure requires management to explain in a note to financial statement the significant accounting policies used. Full disclosure में ये होता है कि जो आपने financial policies यूज की हैं, जो बीच में आपने एरर्स दिए हैं, वो एंड पे आप नोट देती है मैनेजमेंट शुरू में। कंसिस्टेंसी दूसरा है। Consistency requires that the same accounting procedure be used from year to year. यानी एक ही अकाउंटिंग प्रोसीजर्स पे आप रहते हैं, आप बार पिछले साल और अकाउंटिंग प्रोसीजर, नेक्स्ट ईयर और उससे नेक्स्ट ईयर और, इससे तो बिल्कुल एंटरप्राइज की या बिजनेस यूनिट की फाइनेंशियल हेल्थ ही नहीं आपको पता चलेगी। सो कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट याद रखें। इट रिक्वायर्स दैट द सेम अकाउंटिंग प्रोसीजर्स बी यूज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेम अकाउंटिंग प्रोसीजर्स पे फोकस किया जाए। देन इज द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड वन टाइम आइटम्स। अगली बात जो हम वन टाइम आइटम्स का कंसेप्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के साथ वन टाइम एस्टिमेट्स का क्या कंसेप्ट है? इन अलोकेटिंग एक्सपेंसिव अमाउंटिंग अमंग द पीरियड्स दैट बेनिफिट फ्रॉम देम
the accountant must make estimates and exercise judgment which will affect net income. Different net income जो है उसकी judgments को affect करेगी, वो होना चाहिए. Areas that required accounting estimates include useful life of assets. Assets की useful life क्या है उस पर बात होगी. Residual value of assets. Residual value क्या होगी assets की, वो भी होनी चाहिए. Uncollectible accounts receivable. Uncollectible accounts receivable कौन से हैं? Sales returns क्या हैं? टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन की टोटल यूनिट क्या है, एंड टोटल रिकवरेबल यूनिट्स क्या हैं, टोटल रिकवरेबल यूनिट्स क्या है उस पर बात है. ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एमोर्टाइजेशन पीरियड्स. एमोर्टाइजेशन पीरियड इज अनदर थिंग, उसका फैक्ट भी है. एंड वारंटी क्लेम्स, जो वारंटी क्लेम्स हैं उसकी बातचीत है. एंड एनवायरमेंटल क्लीन अप कॉस्ट, जो एनवायरमेंट की क्लीन अप कॉस्ट है वो भी इसको अफेक्ट करेगी. ये डिफरेंट एरियाज हैं जो उसको अफेक्ट करेंगे. उस लिहाज से हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड वन टाइम आइटम्स कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वन टाइम आइटम्स में बात कर रहे थे हम. इफ अर्निंग्स इंक्रीज बिकॉज ऑफ वन टाइम आइटम, अगर तो वन टाइम आइटम्स की वजह से अर्निंग इंक्रीज हो जाए, दैट पोर्शन ऑफ अर्निंग्स विल नॉट बी सस्टेन्ड इन द फ्यूचर. अगर एक दफा इंक्रीज कोई आ गई है इनकम में वैसे और फ्यूचरिस्टिक तो नहीं है, वो सस्टेनेबल तो नहीं है. एग्जाम्पल्स ऑफ वन टाइम आइटम्स इंक्लूड गेन्स एंड लॉसेस, जो गेन और लॉसेस हो जाते हैं. राइट डाउन एंड रीस्ट्रक्चरिंग पे जो लॉसेस आते हैं. एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, बहुत दफा नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के भी वो चार्जेस आ जाते हैं. गेन्स एंड लॉसेस एंड राइट डाउन एंड रीस्ट्रक्चरिंग्स क्या है? व्हेन अ कंपनी सेल्स आर डिस्पोजेस ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अ गेन और लॉस जनरली रिजल्ट्स. ऑब्वियसली जब कंपनी इनमें से कोई एक स्टेप लेती है कि ऑपरेटिंग एसेट्स को या दूसरी चीज को बेचती है तो गेन और लॉस का कंसेप्ट तो आता है. दीज गेन्स और लॉसेस अपीयर इन द ऑपरेटिंग सेक्शंस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट बट दे यूजुअली रिप्रेजेंट वन टाइम इवेंट. ये एक तरह का इवेंट होता है जो आपने डिस्पोज ऑफ किए आइटम्स को, पुरानी ऑपरेटिंग आइटम्स को निकाला है. फ्रॉम एन एनालिस्ट स्टैंड पॉइंट ऑफ दे शुड बी इग्नोर्ड व्हेन कंसीडरिंग ऑपरेटिंग इनकम. एनालिस्ट टू बी मोर रियलिस्टिक वो कहते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है जो वन टाइम ईयर वाली है इसको जनरली फ्यूचरिस्टिक कैलकुलेशन के लिए इग्नोर ही कर देना चाहिए. एंड आई टू एग्री टू दिस, क्योंकि योर एस्टिमेट्स, योर प्रेडिक्शंस, योर परसेप्शन शुड बी क्लोजर टू द रियलिटी रादर देन कि आप वन टाइम के फेक इफेक्ट्स को ज़हन में रखते हुए एक रोजी पिक्चर पेंट कर दें इंटरप्राइज की. हम बात कर रहे हैं गेन्स और लॉसेस एंड राइट डाउन्स एंड रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है हमारी. A write down, that is the write off, is a reduction in the value of an assets below its carrying value on the balance sheet. ये write down जब हम करते हैं कि उसकी बैलेंस शीट में नीचे उससे बिलो होती है, उससे कम होती है जो एक्चुअल वैल्यू है. A restructuring is the estimate cost of a change in a company's operation. कि कंपनी जब अपने ऑपरेशन में, अपनी कमांड लाइन में, मैनेजमेंट लाइन में, ऑपरेशन लाइन में, प्रोडक्शन लाइन में जब चेंजेस लाती है तो वो उसकी जो कास्ट आती है वो है. Both write-downs and restructuring reduce current operating income. Obviously, ये restructuring पे भी finance लगते हैं, revenues लगते हैं, expense लगते हैं और write-down या write-off पे भी लगते हैं. So net income ये reduce करते हैं दोनों. And boost future income by shifting future cost to the current period. Obviously, future income इससे boost होती है. Shifting future cost to the current period, जो future में cost लगनी है, cost value लग जाती है और boost करते हैं overall future में ये income. नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की बात हम करते हैं. ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स दैट अपीयर ऑन द इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस. हम जो हमारी स्टेटमेंट में एक चीज आती है नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, तो बेसिकली ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस होते हैं. सेगमेंट्स दैट आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन. सेगमेंट होते थे लेकिन अभी वो पार्ट ऑफ द कंपनी नहीं है, बिजनेस यूनिट का हिस्सा नहीं है. एंड गेन्स और लॉसेस ऑन द सेल्स और डिस्पोजल ऑफ दीज सेगमेंट्स. गेन्स या लॉसेस डिस्पोजल पे जो भी इन सेगमेंट्स के होते हैं. दीज आइटम्स कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नेट इनकम. ये आइटम्स जो हैं सिग्निफिकेंटली नेट इनकम को अफेक्ट करते हैं. टू मेक इट ईजियर टू एवेलुएट ए कंपनीज ऑन गोइंग ऑपरेशन, गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप requires that gains and losses from discontinued operations be reported separately on the income statement पे उनको separately report किया जाना चाहिए. Management compensation क्या है? Under the Sarbanes-Oxley Act, a public corporation's board of directors must establish a compensation committee made up of the independent directors to determine how the company's
टॉप एग्जेक्टिव्स विल बी कंपनसेटेड। कंपनी के टॉप एग्जेक्टिव्स को कैसे कंपनसेट करना है, कैसे उनको लुक आफ्टर करना है, ये उसका मैनेजमेंट कंपनसेशन का प्रिंसिपल है। टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एग्जेक्टिव ऑफिसर्स इंक्लूड, उनके जो जो बेनिफिट्स हैं, जो पर्क्स हम कहते हैं उर्फ़ आम में क्या क्या हैं, वो जरा देख लें। एनुअल बेस सैलरी, सैलरी क्या है। एनुअल इंसेंटिव बोनसेस, उनके एनुअल बोनसेस क्या हैं, इंसेंटिव्स क्या हैं फाइनेंशियल और दूसरे। बेस्ड ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स दैट द कंपनसेशन कमेटी आइडेंटिफाइज एज इंपॉर्टेंट टू द कंपनीज लॉन्ग टर्म सक्सेस, जो कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी होते हैं। लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स दैट इज कंपनसेशन दैट इज द स्टॉक ऑप्शंस अवार्ड्स, स्टॉक ऑप्शन अवार्ड्स हैं, एंड यूजुअली बेस्ड ऑन हाउ वेल द कंपनी इज अचीविंग इट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स, कि कंपनी के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स कैसे अचीव किए इस मैनेजमेंट ने, कितना गाइड किया, क्या स्ट्रेटेजिक विजन दी, किस लेवल पे कहाँ खड़े थे, डिजायर्ड गोल्स क्या थे, अचीव्ड गोल्स क्या हैं, ऑन प्रोग्रेस क्या हुई, कंपनी विजन के साथ तक उस पर अमल हुआ, स्ट्रेटेजी कहाँ तक गई, ये सारे एरियाज को ज़हन में रखा जाता है। जेंटलमैन, हमने लेक्चर 22 पूरा कवर कर लिया, डिफरेंट कंसेप्ट्स डिस्कस कर लिया आपसे। प्रॉफिट मार्जिन की बात की हमने, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की, सॉल्वेंसी रेशो की, करंट रेशो की। बिफोर क्लोजिंग डाउन दिस लेक्चर, I would like to share with you the summary of this lecture so that you recapitulate all the lecture और we are on the same page, और आप इसके मेजर पॉइंट्स को recomprehend करें और थोड़ा इसको conceptually देख लें। तो what we all covered in this lecture, उसकी समरी मैं आपसे शेयर करता हूँ। We explained the uses of dollar and percentage changes, trends, percentages, component percentages and ratios। हमने ratios पे बात की। फिर we also discussed the quality of company's earnings, assets and वर्किंग कैपिटल, कंपनी के एसेट्स की, वर्किंग कैपिटल, पीयर क्वालिटीज पे बात की हमने। वी आल्सो एक्सप्लेन्ड द नेचर एंड पर्पस ऑफ द क्लासिफिकेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नेचर क्या थी, क्लासिफिकेशन क्या थी, किस बेसिस पे डिफरेंट रेशोज के लिए हमने उस पर भी तफसीलन बात की। जेंटलमैन, वी आल्सो प्रिपेयर्ड अ क्लासिफाइड बैलेंस शीट एंड कंप्यूट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ लिक्विडिटी एंड क्रेडिट, के उस लिहाज से भी हमने उसको देखा उस एंगल से। And we also put a company's net income into perspective by relating it to sales, assets and stockholder equity. Sales, asset और stockholder equity के लिहाज से भी हमने देखा। We also compute the ratios widely used in financial statement analysis and explained the significance of each, हर एक की significance को हमने focus किया। Then we also analyze the financial statement from the viewpoints of the common stakeholders, creditors and others। कॉमन स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रेडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से, या स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट को भी एनालाइज किया और देखा। हमने अपने लेक्चर 22 की पूरी समरी आपसे शेयर की, कवर किया डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, और हमने उस समरी की फिर एंड पे आपसे पूरे कॉन्सेप्ट्स को, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, करंट रेशो, सॉल्वेंसी रेशो के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपसे शेयर किए। तो जेंटलमैन, आखिर में एज यू ऑल नो कि इट्स माई ब्रांड, इट्स माई ट्रेडमार्क, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि मैं आपसे जैसे गुडनेस का मैसेज लेक्चर के शुरू में भी शेयर करता हूँ, आखिर में भी करता हूँ, इट इज़ फॉर सेल्फ एश्योरेंस, हमने आपको यकीन दिलाने के लिए और आपकी गुडनेस के लिए भी है। आज का मैसेज जो है ऑडे हैप्टन की सेइंग है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ इज आई एम पॉसिबल। ये बहुत है तो छोटी सी बात, लेकिन ये बड़ी मोटिवेटिंग है, इसके अंदर बहुत ज्यादा करज छुपी हुई है। इट्स इज नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है ना। हम बिल्कुल अपनी होप को नीचे कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है हमें। अल्लाह ताला, मैं एक दिन लेक्चर में आपसे पहले भी शेयर किया था, अल्लाह ताला दो गुनाह माफ नहीं करेंगे। एक कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, उसकी सिफात में, उसकी ज़ात में किसी को शरीक ठहराना, और दूसरा उसकी रहमत से मायूस हो जाना। सेम वे नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, वर्ड कहता है आई एम पॉसिबल, उसी को जब आपने तोड़ के देखा उसी इम्पॉसिबल को, तो आई एम पॉसिबल वो वर्ड बन गया। इट्स अ मैसेज ऑफ होप, इट्स अ मैसेज ऑफ डूइंग एंड इट्स अ मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी। दूसरी चीज, गुड हेल्थ एंड गुड सेंस आर टू ऑफ लाइफ्स ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स। कायनात के रब्बे जुल जलाल ने, मालिक ने, खालिक ने, राज़िक ने, ही हैज ब्लेस्ड अस एवरीथिंग। उसने जुबान दी, उसने आंखें दी, उसके कान दिए, उसने हेल्थ दी, उसने बच्चे दिए, उसने प्यार करने वाले रिश्ते दिए, उसने अपना मुल्क दिया, अपने लोग दिए, बोलने को जुबान दी, नीमतें दी, मनोसलवा दिया, खाने को क्या कुछ नहीं हमें दिया। तो इसलिए उसकी बहुत सारी देर, अगर आप अपनी नीमतों में इजाफा चाहते हैं, मैं एक बुक में पढ़ रहा था, तो नीमतों का शुक्र करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला और नीमतें देनी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो उसी सिलसिले में ये एक अच्छी सेइंग मुझे लगी थी, जो कि पब्लिक शेयर्स की थी, मैं आपसे चाहता था शेयर करूं। तो इसमें फिलहाल उन्होंने कहा जी, गुड हेल्थ एंड गुड सेंस आर
टू ऑफ लाइफ्स ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स। अच्छी सेहत और अच्छी सेंस, गुड सेंस, इससे बड़ी टू ऑफ द मोस्ट ग्रेट ब्लेसिंग्स हैं। ये मैंने क्यों सिलेक्ट की? हेल्थ के साथ हर चीज़ अटैच्ड है। आप सेहतमंद हैं तो सब कुछ है, आप में सेंस है, आप चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो ये देन यू आर अ गुड पर्सन। सो लेट्स प्रे टू अल्लाह अलमाइटी कि हम उसकी दी हुई नेमतों का हमेशा शुक्र करेंगे, हम उसके शुक्रगुजार बंदे रहेंगे। हमारी ज़ुबान लाख दफ़ा भी सूख जाए, करोड़ दफ़ा भी सूख जाए, मैं बड़ा इमोशनल हो जाते हैं इस बात पे, उसकी दी हुई एक नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो नेमत का बेहतरीन शुक्र अदा करने का तरीका ये है, वी लुक डाउन हम्बली एंड वी ट्राई टू हेल्प ऑल दोज पीपल्स विदाउट मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, विदाउट एम्बैरसिंग देम एंड शोइंग देम कि वी आर हेल्पिंग यू। उनको इस तरह महसूस करें, दिल के करीब लाएं कि उनको महसूस ही ना हो कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। अल्लाह की रजा के लिए करें, नीयत साफ रख के करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें मेरी और आपके काम में भी बरकत डाल देंगे। मैं अल्लाह से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और हमारे वालिदैन को, हमारे प्यारों को स्वाए रब्बे जुल जलाल अपनी ज़ायत के सिवा किसी का मोहताज ना करे। और आखिर में मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, मैं बार बार मैसेज देता हूँ, अच्छा मैसेज हर दफ़ा देना चाहिए। ब्रदर, स्टूडेंट्स, डियर कोलीग्स, डियर फ्रेंड्स, my intimates, my community people, I would always like to request you, please look after your parents। इससे ऐसा कोई नहीं है, वो आपके लिए जो मांगेंगे, बाप की दुआ और आपके दरमियान कोई नहीं आता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सो लेट्स लुक आफ्टर दिस एसेट। और मैं इस दुआ के साथ आपकी दुआओं का तलबगार हूँ, मेरी तरफ से अपने पेरेंट्स को रिगार्ड दें, और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको किसी का मोहताज ना करे, हमारे दिल की सारी दुआएं एज पैकेज उसी तरह कबूल फरमाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।